हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। मैं लखन यादव इंदौर से हूँ और आज हम जो है प्रयागराज जा रहे थे, तो हमारे जो कृषि गुरु है श्री सचान साहब, तो उनके दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ रुके उनके फार्म हाउस के ऊपर। और हम सचान सर के वीडियो काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। हमने जीवामृत अपने घर पे अपने खेतों में बनाया भी है और उससे संबंधित कुछ जिज्ञासाएँ मन में थी जिनके जवाब हमको चाहिए थे। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं सचान सर। आपने धन्यवाद आपको कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए और हमको अपने फार्म पर लेकर के आए और इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को आप प्रदान कर रहे हैं सभी किसान भाइयों को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो सर, जीवामृत के मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे। जीवामृत के साथ साथ आपने अध्यात्म के ऊपर जो बोला, प्रकृति के ऊपर बोला, वो काफ़ी सारे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमको। और हम धन्य है कि आप जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए हैं और हम लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो इसके अलावा सर हमारी कुछ जिज्ञासाएं थी जो कि अगर आप आदेश करें तो मैं आपसे पूछता हूं कि सर, पहला सवाल जो हमारा था कि जैसे हम लोग वहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई ग्रुप में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो मैं सभी किसान भाइयों का रिप्रेजेंटेटिव बन करके आपसे सभी के सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैं कुछ सवाल तो मुझे मुखाग्र याद है, कुछ सवाल कुछ लिख के भी लाया हूँ, है ना। तो आपसे मैं सारे सवालों के जवाब चाहता हूँ, तो जो सवालों के जवाब आप प्रॉपर तरीके से दे पाएँ। तो सर, पहला सवाल ये था कि जीवामृत जैसा आपने बताया है कि इसके अंदर 200 लीटर पानी में 30 किलो गुड़ या फिर 15 किलो गुड़ या शक्कर और 15 किलो आटा मिला करके डाल दें, 55 से 60 दिन में यह तैयार हो जाता है। और हमने सेम चीज़ किया भी है कि हम शुरू में ही उसमें 30 किलो गुड़ डाल देते हैं और उसके बाद उसको फिर डेली हिलाते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि इसको पूरे 55-60 दिन तक डेली हिलाना है क्या? नहीं, देखो, ये इस पर डिपेंड करता है कि 55 दिन 60 दिन के बाद आप इसको यूज करने जा रहे हो क्या। जी। हिलाने का मतलब ये कि ये जो अनएरोबिक माइक्रोब्स है इसमें जीवामृत में, जी ये पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। जी। हमको अगर इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट करना हो जी। तो पानी की इस ड्रम में जब ये माइक्रोब डेवलप होते हैं तो पानी की ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं, और अगर नहीं हिलाते हैं तो वह पानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो मैं पंजे से जब इसको हिला देता हूँ ना पानी को ठीक से, पानी ऊपर नीचे ऐसे मत जाता है, ऐसे से घुमा दो तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है, पानी में ऑक्सीजन का लेवल फिर बढ़ जाता है। जी। अगर हमको 60 दिन बाद यूज करना है जी। मुझको जल्दी इसको तैयार करना है जी। बैक्टीरिया का प्रोपोगेशन थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि भोजन तो आपने 200 लीटर पानी में 30 kg वन टाइम दे दिया जी। यानी कि 60 डेज के लिए भोजन सफिशिएंट है जी। लेकिन ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के लिए हमको उसको हिलाना पड़ता। जी। अगर 60 दिन में यूज करना तो रेगुलर हिलाओ। अगर लगता है कि नहीं हमको 90 दिन बाद यूज करना है तो एक दिन छोड़ भी दोगे, 2 दिन छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। ओके। तो ये कंपलसरी नहीं हिलाना। ओके। इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझको इसका प्रोपोगेशन फास्ट करना, जैसे मैं वन टाइम बोलता हूँ। हाँ। भोजन पर्याप्त है। हाँ। किसी ने कहा कि साहब और जल्दी नहीं हो सकता। हाँ। दिन में 2 बार चलाओ। ओके। ऑक्सीजन भी चाहिए माइक्रोब्स को। हाँ। पानी वाली ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम मिलाते हैं। ओके। तो क्या फिर अगर जैसे हमको फास्ट चाहिए हो तो क्या हम इसमें कोई एक ऐसे पंप डाल दें, कूलर वाला पंप, और उसको वापस पानी को उसमें ऊपर से डाल दें, तो उसमें एयर का सर्कुलेशन, जब पानी गिरेगा उसमें वापस से तो एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा, तो क्या वो सही तरीका है या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने बोला हमें पानी में ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन रखना है। जी। तो अगर किसी के पास बिजली है और टुल्लू पंप है तो उसमें इसी ड्रम का पानी ऐसे खींचता है फिर इसी में डालता है। हाँ। तो वो रिसाइकिल होता रहता है। हाँ, तो वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो उससे बैक्टीरिया को कोई लॉस तो नहीं होगा? लॉस नहीं है। ओके। और उसको फुल टाइम चलने दिया जाए तो भी कोई लॉस है या फिर उसको 2-4 घंटे चला के लॉस बिल्कुल कभी नहीं है। अच्छा। अब आप बिजली का बिल देख लो, लॉस बिल्कुल नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है तो बिजली तो घर की खुद ही बना रहे हैं, तो जब तक वो सोलर से लाइट चलती, जब तक वो मोटर चलती रहती है, तो कोई लॉस नहीं है उसको अगर रेगुलर चलाएं। ओके। और अगर उसको 1 दिन 2 दिन छोड़ करके भी चलाएं तो भी कोई लॉस नहीं, उसमें ऑक्सीजन का कोई लॉस नहीं।
चाहिए अपने, मतलब कुल मिला के हमको उसमें ऑक्सीजन डालना है, बस। है ना? जितना ऑक्सीजन डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ। ओके। अच्छा, अब ये जैसे 55 से 60 दिन के अंदर अगर ये बन गया है, हाँ। तो फिर इसको कितने दिनों तक हम ड्रम के अंदर रख सकते हैं? 60 दिन में देखिए, ये बैक्टीरिया का एक लेवल होता है पानी में, जैसे 10 की पावर 9। हाँ तो ये मेरा जो एक अनुमान है जी। अब तक के अनुभव से कि ये 60 दिन में 10 की पावर 7, 8, 9 तक पहुंच जाता है जी। लेकिन आपको बन गया और किसी ने कहा साहब इसको 2 महीने और रोक सकते हैं क्या? तो एक लिमिट आएगी जब 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो फिर बैक्टीरिया को फर्दर अब वहाँ कोई स्पेस नहीं मिल रहा है जी। सेल डिवाइड होगी तो जाएगी कहाँ? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, हाँ। स्पेस नहीं है। हाँ फिर ये चूंकि जीव है तो ये भी सफोकेशन फील करेगा जी। अल्टीमेटली क्या होगा, जिस गति से हमने बढ़ाया था मल्टीप्लाई करने में, तो जैसे आपने कहा कि हम टुल्लू लगा दें, हाँ। अब क्या होगा, अब डेड, अब उसकी डेवलपमेंट रुक गया, बल्कि उसकी डेड सेल जो है डेड होने लगी। हाँ। मजबूरी है किसान की कि आज कोई क्रॉप नहीं है, मैं डाल नहीं सकता हूँ, मेरे 55-60 दिन पूरे हो गए, तो क्या करूँ? तो फिर इसकी वॉल्यूम को एक ड्रम जो था वो 2 ड्रमों में कन्वर्ट करो। ओके। और फ्रेश वाटर डाल दें वापस और उसमें। अब वो 100 लीटर बचा दोनों में, मैंने आपने फिर 100 लीटर पानी भर दिया जी। फिर 15-15 किलो गुड़ फिर डाल दिया। ओके। क्योंकि 200 लीटर में आपने 30 kg गुड़ डाला था। हाँ। अब आप 100 लीटर पानी भरे हैं, तो अब आप 15 किलो गुड़ डालें जी। तो वो 2 महीने में बना था। हाँ। अब यहाँ जानते हो क्या होने वाला है? हाँ, ये तो बहुत फास्ट बन जाएगा। हाँ। ये अभी 15-16 दिन में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 लीटर से बन रहा है, ठीक है वो ना? 2 लीटर से ही बना। हाँ। तो इसको ऐसी कोई गरीब छोटा किसान है जिसको ऐसी मजबूरी आ गई कि ये बन चुका है, अभी 4 महीने वेटिंग पर है, तो मैं उनको वीडियो में बोलता हूँ कि फिर आप 30 kg गुड़ वन टाइम नहीं डालेंगे। हाँ। ये बनाते समय मुझे सोचना है कि मेरी लैंड कितनी है, हाँ। मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है जी। तो अगर मेरी 200 लीटर 10 एकड़ के लिए, 10 एकड़ सॉइल थी, ज़मीन थी, और 200 लीटर मुझे बनाना है 10 एकड़ के लिए, तो मैं 30 kg चीनी या 30 kg गुड़ या 15 kg गुड़, 15 किलो आटा वन टाइम नहीं डालूंगा। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, 6 महीने बाद हमको चाहिए ना, तो 30 kg में मैंने 6 का भाग दिया, हाँ। तो 5 छक्का 30। अब मैं 5 किलो इस महीने, 5 किलो अगले महीने, 5 किलो अगले महीने, क्योंकि बैक्टीरिया को भोजन ही नहीं मिलेगा। हाँ। भोजन जितना होगा उसी के अनुसार वो डेवलप होगा। हाँ। तो 6 महीने होते होते आपका फिर ये इस कंडीशन पर आएगा। ओके। बस बाद में यूज कर लीजिएगा। अच्छा, तो जैसे उसको भोजन अगर नहीं मिलेगा तो डेड तो नहीं होगा? अभी तो स्पेस है ना, सुनो। हाँ। पानी में आपने मेरा 5 लीटर बैक्टीरिया डाला या जंगल की मिट्टी ला करके 5 किलो डाला और बैक्टीरिया डेवलप होने लगा जी। तो चूंकि 5 उसकी 2 ड्रम 200 लीटर के ड्रम में मैक्सिमम 30-35 kg चीनी या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। हाँ। हमने उसको 5 ही kg दिया है ना जी। अभी पानी में स्पेस बहुत है। हाँ। तो जैसे ही आपका 1 महीना गुजरेगा, अभी स्पेस बढ़ने के लिए बहुत है, अगले नेक्स्ट मंथ आपने फिर 5 किलो दे दिया। हाँ। तो 6 महीने बाद वो रेडी हो जाएगा। अभी मरने के चांस कहाँ, अभी तो बढ़ने की पोजीशन में है वो। नहीं, भोजन के अभाव में तो नहीं मरेगा फिर? भोजन के अभाव, मैंने मेरी कैलकुलेशन, अगर 1 मंथ में 5 kg मैंने दिया तो नहीं मरेगा। लेकिन अब कोई 2 मंथ ले गया तो मरेगा। ओके। सिंपल सी बात है। हाँ। किसी को ज्यादा खिला करके मारा जा सकता है, किसी को भूखा मारा जा सकता है। जैसे आदमी अपने केस में देखे कि हम 4 रोटी डेली खाते हैं, किसी ने कहा कि इनको 10 दिन भोजन ही नहीं देते हैं, मर जाऊंगा। चलो भोजन देते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते हैं, मर जाऊंगा। चलो भोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मर जाऊंगा। हर लिविंग की, हर जीव की जो नीड है, वो पहली नीड है ऑक्सीजन, दूसरी नीड है वाटर, तीसरी नीड है भोजन। भोजन की, पानी की, ऑक्सीजन की जैसी कहीं फ्लक्चुएशन होता है, वो तो डिस्टरबेंस तो होना है उसमें। ठीक है ना। और बताइए। हाँ, अब ये जो एक सवाल और था कि अब जैसे इसको कंप्लीट हो गया बन करके, अब ये बन करके कंप्लीट हो गया, तो अगर हम इसको एयरटाइट करके रख देंगे तो ये नुकसान होगा क्या इसको?
अभी मैंने बोला, अभी पीछे बोला कि माइक्रोब्स, कोई भी जीवधारी है, जी। कोई भी जीव, 1 सेल की इकाई माइक्रोब्स की है ना, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जी। कोई दुनिया में ऐसा जीव नहीं है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब मैंने ये लिक्विड लिया, हाँ ये लिक्विड, जी ठीक है ना, ये 1 लीटर है, जी। मैंने एक बॉटल में भर दिया हाँ और उसको एयर टाइट कर दिया। सब तो सुनना, हाँ एक होता है ढक्कन लगाना, एक होता है एयर टाइट करना। हाँ। ढक्कन लगाने का मतलब है एक स्पेस है जिससे ऑक्सीजन पास ऑन हो रही है, और एक है एयर टाइट करना। जब एयर टाइट हो गया और बोतल पूरी ऊपर तक भरी थी, हाँ तो इसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन उस पानी में भरी हुई ऑक्सीजन से इसका काम चल सकता था चलेगा, हाँ। देन वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में मर इसीलिए जाएगा। जब मैं किसी को देता हूँ जी। 5 लीटर की कट्टी, तो उसमें 1 लीटर भर स्पेस छोड़ देता हूँ। अच्छा। क्योंकि सफर में 4 दिन 5 दिन बीतेगा, हाँ। तो बीच में जो वो 20% जो एयर स्पेस है ना, वो हिलेगा डुलेगा, तो उससे काम चल जाएगा। हाँ तो राइट। एयर टाइट करके नहीं रखना चाहिए। ओके। अब एक और सवाल था सर कि जैसे जैसे हमारे खुद के पास भी थोड़ा सा रकबा बड़ा है लैंड का, तो हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो अब ये छोटे छोटे ड्रम 200-200 लीटर के रखते हैं, तो बहुत सारे रखना पड़ता है हमको, और बहुत सारी मोटरें लगाना पड़ जाएगी उसको हिलाने के लिए। तो क्या हम इसको बड़े 5000 लीटर के टैंक में बना सकते हैं और उसमें एक मोटर लगा दें जिसमें एयर का सर्कुलेशन होता रहे? आप ये देखिए कि 5000 लीटर का टैंक जो है, उसका एक तो हाइट ये हो जाएगा, हाँ लगभग इतना हो जाएगा, 7 फीट के आसपास हो जाएगा। फिर उसका चौड़ाई ये होगी, लेकिन ढक्कन इतना ही बड़ा होगा। हाँ ढक्कन छोटा रहेगा, है ना जी। तो वो जो प्रोपोगेशन जो मैं फास्ट कह रहा हूँ जी। उसमें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। जैसे ये 200 लीटर का ड्रम है, इतना सारा ओपन है, हाँ तो एक प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन अब आप ऐसे समझो, अगर ऊपर का कोई ऐसा टूटा हुआ आपको ड्रम मिले, हाँ 5000 लीटर का, जो उसका ऊपर का पार्ट टूट गया, तो उसको कट कर दे जी। तो ज़्यादा अच्छा। ओके। और नहीं तो फिर इसको सीमेंट का बना लें। हाँ। सीमेंट के टैंक में ये होगा कि वो टैंक आपका 2 साल चलेगा मैक्सिमम। ये माइक्रोब्स अगर सीमेंटेड टैंक में आप डालेंगे ना, ईंट का चुनाई करके प्लास्टर करके, तो 2 साल में प्लास्टर खा जाएगा। हाँ मतलब फिर सीपेज होने लगेगा, फिर वो रिसने लगेगा, बाहर आने लगेगा। हाँ। तो फिर उसको हर दूसरे साल आपको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। तो सीमेंट के टैंक में अगर वो पॉलीलाइनर डाल दें तो उससे नहीं होगा फिर ये? नहीं तो हो जाएगा। जब आपने उसमें सीमेंट का टैंक बनाया, पॉलीथीन से पूरा कर दिया, कवर कर दिया, हाँ। चल जाएगा, है ना, फिर तो चल जाएगा, क्योंकि तो पॉलीथीन से पूरी तरह से कवर हो चुका है। हाँ हो जाएगा। ओके। मतलब अगर हम ये टैंक के अंदर बनाते हैं, हमारे पास एक्चुअली 5-5 हज़ार लीटर के टैंक बहुत सारे रखे हुए हैं, हाँ। है ना, तो उसमें बनाते और लगातार 24 घंटे उसमें वो कूलर की मोटर चलने देते हैं और एयर का सर्कुलेशन उसमें करते रहते हैं, बन जाएगा। है ना। हो सकता है कि 55 दिन में ना बने, 70 दिन में बने, 80 दिन में बने, यही होएगा बस फर्क, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं। ओके। अब अगला सवाल ये था सर कि जैसे आपने जैसा बताया कई सारे वीडियोस के अंदर कि हमको 1 एकड़ के अंदर कहीं भी 20 लीटर इसको डालना है, 20 से 25 लीटर। हाँ। तो और बरसात के समय में डालना है। हाँ। अब बरसात जो होती 3 महीने की होती, तो क्या हम हर महीने 20-20 लीटर डाल सकते हैं? देखिए माइक्रोब्स 1 टाइम मैंने डाल दिए रेनी सीजन में। जी। प्राकृतिक खेती में जो किसान आया, पहले तो उसने तय किया कि अब मुझको सॉइल में कोई भी डेंजरस पेस्टिसाइड नहीं देना। जी। राइट जी। बारिश के सीजन मैंने इसका इनोकुलेशन कर दिया, जी। बैक्टीरिया चला गया। अब हमने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए, जी। तो हमको कभी नहीं देना। अच्छा। अगर आर्चर्ड है ना, बारिश में डाल दिया, तो फिर नेक्स्ट बारिश में डालना। अच्छा। सीधे 1 साल के बाद। अच्छा। बीच बीच में रिपीट नहीं करना, कोई जरूरत ही नहीं है। अब Okay. बीच बीच में आप उसमें ऑर्गेनिक कार्बन अगर डाल सकते हो, हाँ। ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हो, वो डालो। हाँ। क्योंकि कई बार संशय क्या है कि कई सारे लोग ये जीवामृत फसलों में जो है हर महीने डालते हैं। जी। उनको शंका है कि जीवामृत में कुछ है, जीवामृत में कुछ नहीं। जीवाणु जो है ना, एक गृहिणी के तरीके से खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, हाँ। वो रॉ मटेरियल है। जी। उससे फर्दर बनना क्या, उससे बनना ह्यूमस। माइक्रोब्स
उस कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। जो जीवांश शब्द है, जीवांश ही वनस्पतियों का भोजन है जी। वनस्पतियों के लिए ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करके फिर अपनी लाइफ साइकिल को डिस्ट्रॉय करके यानी मरते हैं और मर करके वनस्पतियों का भोजन बनते हैं। सारी वनस्पतियां जीवांश ही खाती हैं। तो कार्बनिक पदार्थ एक मीडिया है कि जीवाणु ज्यादा बढ़ें, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मरेंगे, उतना ही ज्यादा जीवांश खेत में जाएगा और वही जीवांश ही जो है फसलों का भोजन है। वेद में कहा गया जीवे जीव आहार। हम लोग जैसे अभी देखिए सिस्टम वनस्पतियों का जीवों के बीच का सिस्टम, मैं क्या श्वास के माध्यम से क्या छोड़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है, सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है और जो CO2 थी उसका C मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करके कार्बन में यानी सॉलिड में कन्वर्ट करता है। और ये क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन ले ली तो मैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड देता हूँ, ये मुझको ऑक्सीजन देते हैं। मैं इनको खाता हूँ और मेरे मरने के बाद ये हमको खाएंगे। इस संसार में केवल इतना सा साइंस है, जीव जगत जब मरेगा तो वनस्पतियां खाएंगी और जब तक जीव जगत जिंदा रहेगा तो इनको खाएगा। तो हमारा वही संशय था कि जैसे अगर आज हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 0.4 रह गया है तो ऑर्गेनिक कार्बन कम है वहाँ पर। अब हमने यहाँ से 20 लीटर ये जीवामृत डाला तो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि सपोज मैंने 1 करोड़ जीवाणु वहाँ पे डाले, अब उस 1 करोड़ जीवाणु को उतना ऑर्गेनिक कार्बन मिला ही नहीं तो उसमें से कुछ मरेंगे भी सही, मरेंगे है ना, और कुछ वापस से अपने आप को मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए मरने का तो सूत्र समझो जी। जीवाणु की किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल 8 घंटे, किसी की 12 घंटे, किसी की 16 घंटे, किसी की 1 दिन है, किसी की 2 दिन है। जी। भोजन होगा तो भी मरेगा, भोजन नहीं होगा तो भी मरेगा। तो उनकी एक लाइफ साइकिल है, मतलब उनकी एक उम्र है, उस उम्र के बाद उनको मरना ही है तो और उनको मरना भी चाहिए। जब तक मरेगा नहीं तब तक हमारे प्लांट को भोजन कैसे मिलेगा। यहाँ खेल इतना है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी तेजी के साथ वो मरेंगे। मरने के बाद ही तो प्लांट को कुछ मिलेगा। तो वो लिविंग इकाइयां बनी रहे, डेड इकाइयां बनी रहे और लिविंग के लिए कार्बनिक पदार्थ ढेर सारा बना रहे। तो जैसे अभी आपने कहा मेरे खेतों में 0.3% जीवांश कार्बन, 1 एकड़ सॉइल की मिट्टी का वेट जो है 8000 कुंटल होता है। 6 इंच की मिट्टी का भार 8000 कुंटल। 1% ह्यूमस का मतलब हुआ कि 80 कुंटल ह्यूमस। 1 कुंटल 70 किलो कार्बनिक सूखा हुआ गोबर, सूखी हुई पत्तियां, जब 1 कुंटल 70 किलो होती तो उसमें 1 कुंटल जीवांश कार्बन बनता है। तो हमारे खेत में चूंकि 0.3 है यानी कि 24 कुंटल है, अभी 56 कुंटल की कमी है। तो 56 कुंटल की कमी को पूरा करने के लिए हमको ये मानिए कि करीब करीब 140 कुंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ खेत में डालना है। अब ये पूरे देश का किसान 1 साल में तो कर नहीं सकता क्योंकि इतना कहाँ से लाएगा। तो जितनी फसल की उपज है, पत्तियों की उपज है, खरपतवारों की उपज है, उसका एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर वीड्स बारिश में वो गए 2 फुट के हो गए तो एक वर्ग मीटर का काट करके कि ड्राई कितना निकला तो 2 किलो। तो एक स्क्वायर मीटर में अगर 2 किलो निकला तो 1 एकड़ में 43,000 स्क्वायर फुट है, मीटर है, मतलब 43,000 स्क्वायर फुट है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके कि खरपतवार बरसात में अगर उगते हैं ये इनका ड्राई वजन जो है लगभग 10 कुंटल हो जाता है। तो 10 कुंटल आपने ये ऐड किया, फिर पत्ते गिरे, उनकी मात्रा एक कैलकुलेट की लमसम 5 कुंटल पत्ते गिरे। तो 1 साल में आप 15 कुंटल दे पा रहे हैं। हमको चाहिए कितना? 140 कुंटल। तो अब 15 कुंटल मिलता है तो 10 साल के बाद अगर ये आप जलाते नहीं हैं, फेंकते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते, 10 साल के बाद आपकी जमीन में 1% ऑर्गेनिक कार्बन। लेकिन सर जो अपन ने 15 कुंटल इस साल डाला है उसमें से कुछ कार्बन को वापस से जीवाणु खाएंगे भी सही, तो कम भी होएगा, है ना। तो फिर तो 10 साल की जगह वो 15 साल में जाकर के होगा। सुनिए आप,
नेचर क्या है कि ये जो धरती माता है ना, ये अपनी रिकवरी खुद भी करती है। ओके। खुद भी करती है। ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई कि जो सॉइल के ऊपर आपने डाला, लेकिन सॉइल के नीचे जो छूट गया उसके तो गणना नहीं की मैंने। जड़ों की गणना जड़ थी, ऊपर का हिस्सा 1 किलो था, नीचे भी 100 ग्राम 150 ग्राम था, वो मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ। राइट। तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें आपने जो सूखी वनस्पतियां बताई, इसके साथ अगर हम गोबर का खाद डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं क्या? हाँ, तो गोबर कंपोस्ट का खाद करके जब गोबर का खाद आप लेंगे तो देखेंगे उसमें करीब 30% 40% मॉइस्चर रहता है। राइट है। तो अगर मान लो आपने 20 कुंटल गोबर डाला, तो आप ये मानिए कि 12 कुंटल है। 12 कुंटल के हिसाब से कैलकुलेट करिए उसको। ओके। डाला तो 20 कुंटल। ड्राई पदार्थ पर कैलकुलेशन करनी ऑर्गेनिक कार्बन की, ड्राई पदार्थ पर, गीले पदार्थ पर नहीं। ठीक है ना। तो जैसे किसी किसान ने कहा कि साहब हम 2 साल में नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट तुम्हारे पास अगर अरेंजमेंट है कार्बनिक पदार्थ लाने की, पैसे हैं आपके पास, तो आपने कहा ठीक है साहब, मेरे यहाँ 3000 रुपए की एक ट्राली गोबर मिलता है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है। तो हमने कहा 140 कुंटल चाहिए, तो एक ट्राली में 20 कुंटल आता है। तो आपने जो है ना वो 60 ट्राली डलवाई। ठीक है ना। तो आपका 1 साल में हो सकता है। ओके। तो वो तो हमारे ऊपर है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। वो अप्राकृतिक तो नहीं कहलाएगा ना, अप्राकृतिक क्यों होगा। ओके। और जो इतना सारा एक साथ डालेंगे तो उससे कोई वनस्पति उनको नुकसान तो नहीं होगा? मतलब हमारे पेड़ पौधों को कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान। कहते हैं ना कि ज्यादा गोबर का खाद डाल दिया तो गर्मी की वजह से फसलें खराब हो जाती है। 8000 कुंटल मिट्टी में जी आपने कितना डाला? 140 कुंटल। 8000 कुंटल मिट्टी। नुकसान तब होता है जब मैं 1 स्क्वायर फुट में 1 स्क्वायर फुट की मिट्टी का जो भार है वो 15-16 किलो है, 6 इंच की, उसके ऊपर मैं 5 किलो रख दूं तो वो हीट पैदा करता है। लेकिन आपने तो बिखेरा है ना, वो तो चिथर बिथर हो गया, वो तो 2% है ना। 100 किलो मिट्टी में 2 ही किलो जा रहा है लगभग, वहाँ कोई डैमेज नुकसान नहीं। ओके। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो आपने बागवानी के केस में बताया था कि जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो उसमें 2x2x3 का गड्ढा जब खोदते हैं तो लगभग 5 किलो मिट्टी निकलती है उसमें से। 5 किलो नहीं, 5 कुंटल, सॉरी। 5 कुंटल। तो उसका 25% हमको गोबर का खाद उसमें मिक्स करना है। 25%। तो वो तो फिर 25% हो गया सर, तो वो नुकसान नहीं करेगा? नहीं करता। अच्छा। आप ये देखिएगा कि जंगल है ना, जो जी, जंगल में कहीं कहीं हमारा जीवांश कार्बन 5% मिलता है जी। जहाँ 5% होता वही पेड़ विशाल होते, वही खूबसूरती होती। मैं 1% जब जीवांश कार्बन ह्यूमस की बात करता हूँ तो ये मिनिमम है। ओके। मैक्सिमम तो 5% तक जाएगा ना, मजा तभी आएगा। तो हम तो वहाँ 25% डाल रहे हैं। कहाँ 25%? उस गड्ढे के अंदर 25% नहीं है वो। हमारे, आप सुनना मेरी जी, आपने जो ये 2x2 का गड्ढा खोदा उसमें 25 किलो आपने गोबर मिला दिया जी, 30 किलो मिला दिया, 40 किलो मिला दिया, मान लेते हैं आपने 20% का 20% मिला दिया जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां रहेगा कहाँ? बारिश के दिनों में भीगेगा, जीवाणु तेजी के साथ डेवलप होंगे, वो तो आप समझना बात को। जो प्लांट है, जो वृक्ष है, वृक्ष की रूट पहले साल में ही 2 फुट पर चली जानी है, फिर अगले साल जो है 4.5 फुट चली जानी। वृक्ष की जड़ ऐसे ऐसे फैलेगी, ऐसे ऐसे। तो वो जो आपने 2x2 गड्ढे में डाला था, जो इससे जीवांश बनता रहेगा ना, रूट जोन के सहारे से, जैसे रूट है, पानी तो यहीं से लेगी ना रूट, यहीं से लेगी। यहाँ जो ह्यूमस पड़ा उसका कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ तक ये जीवांश कौन पहुंचाएगा? तो मिट्टी के साथ जब रूट ऐसे जाता है रेशा बन करके, उसमें एक नली बनती है, एक स्पेस बनता है। ये जो यहाँ पर गोबर डाला था, जीवाणुओं ने यहाँ खाया है, जब सॉइल में नमी हुई है तो ये लीच करके उस टिप पर गया है, वहां से लेगी जड़। तो ये आप कहते हो कि 25 बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, ये तो पूरे में फैल जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि हम अगर उस गोबर को वहाँ 2x2 के गड्ढे में डाल रहे हैं तो भविष्य में तो पौधा बड़ा होएगा और उसकी जड़ें दूर तक जाएगी, फिर वहाँ गोबर कैसे पहुंचेगा या वहाँ जीवांश कैसे पहुंचेगा? देखिए, तो ये वही गोबर कहीं नहीं जाएगा।
गोबर को जीवाणु खाएगा, हाँ, जीवाणु मरेगा तो एक जीवाणु की सेल से जो जीव द्रव्य निकला है, जीव द्रव्य पानी के साथ बह करके वहां जाएगा। जो जड़ को जीव द्रव्य ही चाहिए। ओके। गोबर कहाँ खा रही है जब? हाँ, गोबर को तो जीवाणु खा रहा है। गोबर को जीवाणु खाएगा, फिर मरे हुए जीवाणु को ये प्लांट लेगा। हाँ, तो क्या इसका फिर सही तरीका ये नहीं हो कि हम 10-15% तो वहाँ डाल दें उस गड्ढे हाँ, में, हाँ। और बाकी फिर खेत में फैला दें? आप इनिशियल गड्ढे में डालिए। हाँ, देखिए प्लांट की हिस्ट्री क्या है। जैसे ये पेड़ कहीं जाता नहीं, हाँ, एक पेड़ को जहाँ आपने गाड़ दिया वहीं गड़ा है। हाँ, हम लोग तो अपने भोजन के लिए कहीं भी चले जाते हैं, हाँ, लेकिन प्लांट बेचारा मजबूर है कि वो कहीं जाता नहीं। करेक्ट। और जब इस दुनिया में आदमी नहीं था तब भी ये प्लांट थे। हाँ, तो अभी तो चूंकि जमीन को मैंने डैमेज किया है, इसलिए मैं कहता हूँ गड्ढा खोद के गोबर की खाद डालो। क्योंकि मैंने सॉइल को पिछले 100 सालों से लूटा है। हाँ, जंगल में एक चिड़िया जामुन का बीज बो देती है, वहाँ कौन गड्ढा खोदता है? कोई भी नहीं खोदता। कौन वहाँ गोबर की खाद डालता है? हाँ, तो पेड़ अपने लिए खुद पतझड़ करता है, नीचे उसके जीवाणु होते हैं। तो पेड़ अभी छोटा था तो 3 किलो पत्तियां पतझड़ में आई। अगले साल उसको 2.5 किलो पत्तियों के ही भोजन की जुगाड़ है, जरूरत है। फिर अगले साल उसने 7 किलो पत्तियां गिराई, फिर 7 किलो पत्तियों को जीवाणुओं ने खाया, जीवाणु से ज़्यादा बढ़ा, फिर उसको 6 किलो की तलाश है। तो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे खुद अपनी डिमांड पूरी करता है। हाँ, प्रकृति का एक नियम है। देखो मनुष्य के दिमाग में क्या, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक्चुअली क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं, वो बेवकूफ़ है। अगर उसको पढ़ा लिखा ज्ञानी होना है तो जरा प्रकृति के सिस्टम को देखे कि जंगल में ना कोई गड्ढा खोदता है। और एक चीज बता दूं, आप पेड़ लगाते हो गड्ढा खोद के, और कभी तेज आंधी आएगी तो पेड़ गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। जंगल में चलो, भयानक तूफान आ जाते हैं, कोई पेड़ नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि जंगल की मिट्टी इतनी खूबसूरत है कि पेड़ का जो रूट है ना, जहां मर्जी होती वहां चली जा रही, उसको कोई जो है ना रोक टोक नहीं है। हमने अपने खेत में पिछले 60 सालों से 4 टन का ट्रैक्टर 70 बार दौड़ाया है। तो ट्रैक्टर के 4 टन का मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं हो रही। तो ट्रैक्टर जब ऊपर से चलता है तो 10 फुट की मिट्टी कॉम्पैक्ट करता है। आपने तो 2 फुट का गड्ढा खोदा था, 2 फुट के बाद तो फिर हार्ड था। तो जड़ें जो है ना उस मिट्टी को भेद नहीं पाती है, इसलिए पेड़ जो है ना सूख जाता है, गिर जाता है। तो नेचुरल फार्मिंग को एग्जैक्टली समझने के लिए कभी हमें जंगल जाना चाहिए, जंगल के बारे में सोचना चाहिए जी, कि आखिर इस जंगल में हम ना तो कोई पानी देता है, ना कोई फर्टिलाइजर देता है, ना कोई बीमारी लगता है, ना कोई इंसेक्ट लगता है। मैं जो आम का पेड़ लगाता हूँ, अमरूद का पेड़ लगाता हूँ, उसमें बीमारी लगती है, उसमें इंसेक्ट लगता है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो हमें जंगल जैसा माहौल अपने खेत पे बनाना होता है। अब कई बार किसान सोचता है कि यार जंगल बना दूंगा तो फिर मैं खेती कहाँ करूँगा, मेरी थोड़ी ज़मीन कम हो जाएगी। तो हम दरअसल अपनी जो लाइफ में जो है ना वो मनी, कागज का नोट देख रहे हैं। जबकि मैंने अभी क्या बताया, आप 21,000 बार श्वास ले रहे हो, खरीदते हो। 1 रुपए की श्वास खरीदी आपने? नहीं खरीदी, मुफ्त में मिली। कोरोना के टाइम पे खरीदी थी। 10 बार पानी पीते हो, पानी खरीदा आपने, जमीन के नीचे गड्ढा खोद के निकालते हो। 2 बार आप भोजन खाते हो। तो आपकी जो एग्जैक्ट जरूरत है वो है शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध वाटर मिले, शुद्ध भोजन मिले। अब ऑक्सीजन में मैंने जहर मिला दिया, पानी में मैंने हैवी मेटल्स डाल दिए, और भोजन में मैंने इंसेक्टिसाइड डाल दिए, और मैं कागज की नोट की तलाश में हूँ। तो कागज के नोट तो जेबों में भरे हैं, लेकिन वो अस्पताल में डला है। खर्चा वहाँ हो रहा है। सर अगला प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलने का नाम जीवन है जी। जीवन है ही जीव और वन जी। हाँ, सही है। चलिए, क्या सवाल है? जैसे हमारे यहाँ की जो जमीनें हैं सर, वो पथरीली जमीन है, जैसे आपके यहाँ की भी पथरीली जमीन है,
तो वहाँ नीचे 1.5 फीट 2 फीट तक मिट्टी निकलती है और उसके बाद में या मुरम निकलती और उसके बाद में कड़क पत्थर आ जाता है। तो क्या ऐसी जगह पर हम कोई पेड़ लगाएंगे तो वो जड़ें अपनी कैसे फैलाएगा उन पत्थरों के नहीं अंदर? फैलाएगा। देखिए आप पथरीले इलाकों में, हिंदुस्तान में कई ऐसे पथरीले इलाके हैं, जैसे पहाड़ हैं, कई पहाड़ों में देखेंगे आप जहाँ 2 फुट 1 फुट ही मिट्टी होती है जी। वहाँ करदई का प्लांट होता है, वहाँ अर्जुन का प्लांट नहीं होता। हाँ। तो कहाँ कौन सा प्लांट लगाना है ये भी आप उस इलाके से जरा सीखिए। ओके। ठीक है ना। जैसे 1.5 फुट के बाद मुझको हार्ड स्टोन मिल जाती है जी। अब वहाँ मैं आम का बाग लगाना चाहता हूँ तो ये गलत है। प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार प्रकृति क्या अलाउ करती है। अगर वहाँ मिट्टी की डेप्थ नहीं है तो सैलो रूटेड प्लांट आप करौंदा लगा लीजिए, सहजन लगा लीजिए, वेजिटेबल की खेती करिए। वहाँ आप आर्चर्ड लगाना चाहते हैं तो गलत है। ओके। आपका जैसे आपका 400 एकड़ का फार्म है तो जेसीबी से खुदवाइए जी। देखिए कहाँ कहाँ मिट्टी कितना फुट है। जहाँ पर आपको 7-8 फुट मिट्टी मिले वहाँ आप आम लगाइए। जहाँ पर 3 फुट मिट्टी मिले वहाँ पर आप नींबू वर्गीय पौधा लगाइए, संतरा लगाइए, किन्नू लगाइए। जहाँ पर 1 फुट मिले वहाँ करौंदा लगाइए। नहीं होगा क्या कि जहाँ 1.5 फुट मिट्टी होगी ना मात्र, तो अभी तो आपने गड्ढा खोद करके और वो आम लगा दिया जी। तो 3 साल तक तो बढ़िया बढ़िया लगेगा। जैसे ही वो आम का पेड़ बड़ा होगा ना वैसे ही वो ड्राई हो जाएगा। हमारे साथ वही हो रहा है। हमने कुछ आम के पेड़ बॉर्डर पे लगा दिए थे खेत के। पर वो उनमें फल तो आते हैं, बहुत सारे मोर भी आते हैं, फिर फल भी बनते हैं, लेकिन वो सारे फल झड़ जाते हैं। हाँ तो देखो सुनो, दरअसल है क्या कि हमको परमात्मा ने एक दिमाग दिया है जी, कॉमन सेंस जी, विवेक जी, कि किसी की देखा देखी कुछ नहीं करना। मैं अपनी परिस्थितियां, अब हमारी जो परिस्थितियां हैं वहाँ परिस्थितियां क्या कहती हैं क्या करो, जो परिस्थितियां कहती हैं वो करो। ठीक है ना। उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि माँ धरती माता जो है ना उसने कहा बेटा मेरे पास तो इतनी मिट्टी है, अब तू देख ले क्या कर सकता है। तो हमने उसकी बात सुनी नहीं। मैंने 2 फुट मिट्टी थी, आम लगा दिया। आम की जड़ों को तो 8 फुट नीचे जाना है। ठीक है ना। तो समझ के साथ देखिए, खेती का मतलब है मैं सॉइल को समझूं, मैं पानी को समझूं, मेरे पास वाटर कितना अवेलेबल है, और क्लाइमेट को समझूं, बायोडाइवर्सिटी को समझूं। खेती करते समय हमको 4 बातों का ध्यान रखना होता है कि मेरी सॉइल क्या कहती है, मेरे सॉइल के आसपास सॉइल के नीचे वाटर कितना है, मेरा क्लाइमेट कैसा है, और मेरे इलाके की बायोडाइवर्सिटी कैसी है। उसको मद्देनजर रख करके मुझको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या फार्मिंग करूं और क्या ना करूं। जब ऐसा विचार करके करते हैं तो मैं सफलता मिलती है। और जब मैं किसी को देख लिया कि मुझे तो जो है ना वो सागौन का वृक्ष लगाना है, मुझे तो आम की खेती करनी, मुझे तो किन्नू लगाना है, तो बस वही लोग फंस जाते हैं लेटर स्टेज में। तो सर जैसे सागौन से बात निकली, तो हमारे इधर जो एरिया है पूरा सागौन का एरिया है। जिस क्षेत्र में खंडवा और खरगोन जिले में जहाँ हमारी ज़मीनें हैं वहाँ सागौन का एरिया है। ठीक है। तो वो लेकिन मिट्टी पूरी हार्ड है, ज़मीन हार्ड है, तो फिर उनमें वो सागौन कैसे हो रहा है? देखिए सागौन जंगल में, जब सागौन देखेंगे ना जी, तो जंगल में सागौन का बीज चिड़ियों ने बोए हैं। तो आप देखेंगे कि कोई सागौन 15 साल में इतना मोटा है, कोई सागौन 15 साल में इतना मोटा है, कोई सागौन 15 साल का हो गया इतना मोटा है, कोई सागौन अभी इतना ही मोटा है। आप मुझे जंगल ले चलिए, मैं सागौन का पेड़ दिखा के जंगल में बता दूंगा बिना खोदे कि कहाँ कितनी सॉइल डेप्थ है। अच्छा। मैं टहल रहा हूँ और मैं कह दूंगा कि यहाँ 20 फीट सॉइल डेप्थ है, यहाँ 14 फुट की सॉइल डेप्थ है, यहाँ 6 फुट की सॉइल डेप्थ है, बिना खोदे। वो तो प्लांट बयां कर रहा है ना। मतलब वो चलेगा उसके हिसाब से जितना। देखिए रूट जोन उसका सीमित है। 2 ही फुट पर बेचारा, उसको 2 ही फुट के एरिया से उसको पोषण मिलना है जी। 2 ही फुट की एरिया से उसको पानी मिलना है जी। तो 2 फुट पर कितना
भोजन में कितना पानी मिलेगा, इसलिए वो पतला सा है। हाँ। वो तो गए 15 साल, बस वो इतना ही पतला है। हाँ 15 साल पहले एक पौधा इतना मोटा है, हाँ तो यानी कि उसका रूट के नीचे स्पेस खूब है, हाँ तो उसको वहाँ पानी भी सफिशिएंट है और भोजन भी सफिशिएंट, हाँ तभी वो इतना विशाल है। हाँ। तो सर जो अभी हम जैसे सभी जमीनों में बांस और नीलगिरी लगा रहे हैं, तो ये ऐसी हार्ड जमीन पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? मैंने बोला कि जैसे आप बांस लगा रहे हैं, बम्बू लगा रहे जी। हैं, तो बम्बू को मैंने कहा जेसीबी से जरा आपका जो 400 एकड़ जमीन है ना, 400 एकड़ की जमीन में सब जगह डेप्थ, सॉइल डेप्थ अलग, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जी जहाँ मैं खड़ा हूँ जी। यहाँ 17 फुट सॉइल डेप्थ है, अच्छा और वो जो हैंड पंप लगा है वहाँ केवल 6 फुट सॉइल डेप्थ है। अच्छा। उस इलाके में हाँ वहाँ पानी हमको हैंड पंप से निकाल सकते हैं, हाँ वहाँ पानी है ही नहीं समर चलाने लायक। हाँ। लेकिन यहाँ समर चल रही है। हाँ इस इलाके में जो पठारी इलाके है ना, हाँ जहाँ जितनी ज्यादा सॉइल डेप्थ मिलेगी, हाँ। पानी भी वहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि सरफेस वाटर है। मिट्टी ने पानी को मिट्टी ने रोक रखा, हाँ नीचे सीपेज होके जा नहीं पा रहा है। हाँ। बारिश का पानी मिट्टी में रुका हुआ है। रिजर्व है, हाँ इसलिए जहाँ सॉइल डेप्थ ज्यादा है वहाँ पानी आपको समर का बेतौल पानी मिल जाता है, जहाँ सॉइल डेप्थ नहीं हो पानी नहीं मिलता। तो फिर बांस लगाना चाहिए कि नहीं? आप, मैंने बोला खोद के देखिए ना जी। तो कितना कितना उसको डेप्थ चाहिए बांस को? अगर आप मान लीजिए आपने तय किया आपकी खेत की बाउंड्री, आपने कहा बाउंड्री में बांस लगाना, हाँ लेकिन सॉइल डेप्थ केवल 2 ही फुट है, हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ आप इधर 5-6 फुट की मिट्टी इकट्ठा करके एक नाला, एक मेड़ बनाए, जी। मेड़ पर बांस लगाएं, ओके। क्योंकि आप प्लेन पर बांस जमीन में लगाएंगे हाँ हाँ, वो चल नहीं पाएगा। वो चल नहीं पाएगा। हाँ तो बंड बना दिया, हाँ। बंड में बांस लगा दिया, ओके मिट्टी वहां हो गई सफिशिएंट। ओके। और यूकेलिप्टिस? यूकेलिप्टस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जब तक आपकी जो है 7-8 फुट की सॉइल डेप्थ नहीं होगी, हाँ यूकेलिप्टस नहीं चलेगा। हाँ शुरू में आपको अच्छा लगेगा, हाँ लेकिन लेटर स्टेज पे जब आप सोचेंगे कि प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा तो कम से कम 2000 का हो जाएगा, उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचेगा। अच्छा, नहीं पहुंचेगा उसमें। हाँ, क्योंकि अभी तो हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अभी अच्छा लग रहा है। इनिशियल स्टेज है उसकी। तो अभी आपका जब 5 साल का होगा ना, जब हाँ। कभी हम आएंगे तो हम बता देंगे कहाँ सॉइल डेप्थ है, कहाँ सॉइल डेप्थ नहीं है, प्लांट को देख करके, हाँ, है ना। मतलब यूकेलिप्टिस की टैप रूट जो है ज्यादा गहरी जाती है। बिल्कुल जाती है। ओके। यूकेलिप्टस की वाटर की डिमांड बहुत है। हाँ बेसिकली यूकेलिप्टस लगाया जाता है जहाँ वाटर की कमी ना हो, दलदली इलाका, वाटर लेवल बहुत ऊपर, हाँ जहाँ ऊसर बनने के चांस होते हैं, वाटर 5 फुट 6 फुट 7 फुट पर होता है, और वहाँ अगर सैलाइन सॉइल है, ऊसर सॉइल है, उसको अगर सुधारना है लॉन्ग टर्म पर, तो सबसे बढ़िया यूकेलिप्टस लगा दो। अच्छा। वो सॉइल सुधर जाएगी। हाँ। आपको रिक्लेमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी में नमक घुला है और नमक वाला पानी यूकेलिप्टस ले रहा है, तो नमक की डेंसिटी को, कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो Okay. यूकेलिप्टस बेसिकली जहाँ पर्याप्त बहुत ज़्यादा पानी वहीं लगाना चाहिए। ओके। लेकिन जैसे हमको जेके पेपर मिल से हमने वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर उनके प्लांट लगाया, तो उनने हमको बताया था कि 2 तरह के यूकेलिप्टिस, वैसे तो बहुत सारी तरह के आते हैं, पर बोला हमारे पास जो पौधे हैं 2 तरह के हैं, आपको ज़्यादा पानी वाला चाहिए या कम पानी वाला चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? झूठ बोलते हो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। सुन तो लो जी। जो आपसे माल ले रहा है, जी। बाईबैक की बात किया है, जी। तो वो अगर सच्चाई बता देगा तो आप यूकेलिप्टस नहीं लगाओगे। हाँ, करेक्ट। तो उसको माल नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन वो माल आपका कैसे लेगा? वेट में लेगा। हाँ हाँ, वेट से लेगा। वेट से लेगा। हाँ। तो उसने कहा कि हम तो 10 रुपया किलो लेना हमको। हाँ। एक यूकेलिप्टस का पेड़ 10 साल के बाद 10 कुंटल हो सकता है। हाँ। तो 4000 का होगा। हाँ। हमको क्या मतलब, वो किसान जितना लाएगा उतना ही लेना है। हाँ। तो वो जो है ना गलत है। जैसे हाँ। कोई ये कहे कि कम पानी वाला नीम का पेड़ चाहिए कि ज्यादा पानी वाला नहीं, ये हाँ। बेवकूफ है। हाँ। ये अज्ञानी लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं बाजार में। प्लांट की एक निर्धारित वाटर की डिमांड है, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि यूकेलिप्टस की, देखिए पानी की डिमांड का क्या है कि पत्तियों में स्टोमेटा है, एक
पर स्क्वायर इंच में इतने स्टोमेटा हैं। तो ऐसे तो कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ नहीं कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में वो स्टोमेटा की संख्या कम कर सके। हाँ। तो पत्ती का स्टोमेटा खुलता है तो पानी रिलीज करता है, बंद होता है फिर पानी लेता है, फिर रिलीज करता है। इसी फोटोसिंथेसिस का मतलब यही है हाँ। कि सूरज की रोशनी से पौधा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया में स्टोमेटा का खुलना बंद होना जरूरी है, और जितना फास्टली, जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ देखिए आप, अगर अच्छे इलाके में लगा दिया जाए तो 6 साल में इतना मोटा हो जाता है ना। हाँ। अमरूद का पौधा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? हर प्लांट की हैबिट अलग अलग है। जो जितना न्यूट्रिशन, जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। जो स्लो ग्रोथ वाले पौधे हैं, समझ लीजिए उनकी लीफ में स्टोमेटा की संख्या कम होती है। जैसे जो रेगिस्तानी है, जैसे बम्बूल है, सुबबूल है, विलायती बम्बूल है, इनकी पत्तियों में स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। अच्छा। इसीलिए लकड़ी कम बना पाते हैं। मतलब पता चला कि विलायती बम्बूल का पौधा, वो छोटी छोटी डंडियां खड़ी हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो अपना जीवन चला रहा है उसको। और बेसिकली परमात्मा ने, प्रकृति ने क्या किया है, वो रेगिस्तान का पौधा, वहाँ पानी भी कम है। तो पानी, उसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि उसको पानी की जरूरत कम है, इसलिए वो रेगिस्तान का है। तो परमात्मा ने तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट सिस्टम बनाया कि कौन पौधा कहाँ होना चाहिए। हाँ। लेकिन आदमी ने आयात निर्यात करके कि भाई नारियल का पेड़ एमपी में लगाओ। हाँ। अब वो तो 500-500 रुपए का पौधा बेच लेते हैं। हाँ। अब तुम्हारा फले या ना फले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ। अगले आदमी ने तो 500 पौधा तुमको बेच लिया। हाँ। ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड में लोग चंदन का पेड़ बेच रहे हैं। हाँ। 300-300 रुपए में। हाँ। किसान लगा रहा चंदन का पेड़। हाँ। और किसान क्या कहता, साहब हमने 100 पेड़ चंदन के लगा लिए। हाँ। और बता रहा था कि हम 2000 रुपया किलो लकड़ी खरीद लेंगे। हाँ। हमने कि जब चंदन का पेड़ होगा ना तुम्हारा 30 साल बाद, हाँ, तो तुम भी मर जाओगे और लकड़ी खरीदने वाला भी मर जाएगा। और तुम्हारे बच्चे होंगे जो चिकर गिरने की तरह घूमेंगे ना। हाँ। कि यार वो बता गए थे पिताजी की 2000 रुपए किलो बिकती है, बट वो 2 रुपया किलो नहीं बिकेगी। हाँ। जलाऊ लकड़ी है वो। हाँ, क्योंकि उसमें वो फ्रेग्रेंस ही नहीं आएगा, उसका जो गुणधर्म आना चाहिए, गुणधर्म पहले बोला क्लाइमेट, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, इन 4 चीजों का अध्ययन जब कोई करता है, एग्रीकल्चर, वही ज्ञानी है। चारों चीजों का अध्ययन करने के बाद वो तय करता है कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जैसे जहाँ पानी 600 फुट पर चला गया, वो लोग धान गेहूं की खेती करते 600 फुट से पानी निकाल करके। हाँ। वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है, जो उनको इतना ज्ञान नहीं है कि तुम बच्चों को क्या दे के जाओगे। मनुष्य की ड्यूटी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधन एज इट इज हैंड ओवर करके जाएं। अगर आप लूट के चले जाओगे तो फिर क्या मतलब है, बच्चों का क्या होगा। तो तुम क्या कर रहे थे। जब तुम्हारे बच्चे ही कटोरा लेके ऑक्सीजन की भीख मांगे, पानी की भीख मांगे। अभी तो लोग पैसे की भीख मांग रहे हैं। मेरा दावा है 10 साल के बाद लोग जो है ना ऑक्सीजन की और पानी की और गेहूं की भीख मांगे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। संसाधन इतना दोहन जो है ना, अब दोहन हम बहुत कर चुके हैं। अभी लास्ट ईयर ही पढ़ने में आया था ना, बेंगलोर में पानी खत्म हो गया, पूरे शहर में त्राही मच गई। पानी दिल्ली में कहाँ। चलो देखिए, अभी आप पीछे 2 महीना पहले केजरीवाल जी के देखे ना खेल। पानी, जमुना का पानी, कंटामिनेटेड वाटर, और पानी ये है, पानी वो है। सारा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज, वकील सब वहाँ बैठा है। टॉप लीडरशिप वहाँ बैठी है। टॉप टेक्नोक्रेट वहाँ बैठा है। टॉप ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, है किसी माई के लाल में औकात कि पानी निकाल के दिखाए। पानी पर परमात्मा की व्यवस्था, पानी प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा, मनुष्य की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मनुष्य को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाइफ स्टाइल ही बनानी चाहिए। ठीक है ना। जैसे फसलों के लिए मैं कह रहा हूँ, फसलों को कौन कौन सी फसलें कहाँ लगाई जानी चाहिए, ऐसे हमको भोजन कहाँ कैसा करना चाहिए, पानी कितना कैसे बर्बाद करना चाहिए, जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ मुझे किस तमीज के साथ रहना चाहिए, इसी कहते हैं ज्ञान। पानी है नहीं और मैं 100 ml यूरिन करता हूँ
और फ्लश की घुंडी ऐसे दबाता हूँ और 16 लीटर पानी निकल जाता है। ये मेरा ज्ञान है, हाँ। मुझे पता है पानी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहा हूँ। हाँ। आधुनिक लाइफ स्टाइल में क्या करेंगे? ठीक है ना। और कोई प्रश्न? तो सर जैसे अभी इतनी सारी अपनी चर्चाएं हुई तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि जो चट्टान के ऊपर की जो मिट्टी है 2-3 फीट की, तो वहाँ पर तो हमको अगर कोई ऐसी क्रॉप लगे जिसको पानी की रिक्वायरमेंट लगती है तो बार बार पानी देना ही पड़ेगा। वहाँ पानी की व्यवस्था अपने आप नहीं हो पाएगी, जो कि हम प्राकृतिक खेती पानी में के लिए मैंने उम्मीद बोला, करते हैं। मैंने अभी कहा ह्यूमस, हाँ जीवांश कार्बन। हाँ आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछना गांव में जी कि आपके खरगोन खंडवा जो भी पड़ता है उस इलाके में आज के ठीक 50 साल पहले बारिश की नमी, बारिश में सोयाबीन बोते थे या मूंगफली बोते थे और बारिश के बाद वहाँ सरसों बो लेते थे। जब सरसों बोते थे तो पानी नहीं लगाते थे, पलेवा भी नहीं करते थे, बाद में भी सिंचाई नहीं करते थे। आज वहाँ बिना पलेवा के आप सरसों बो नहीं सकते। तो दिमाग लगाओ हुआ क्या। 50 ईयर पहले यहाँ पर सरसों होती थी बिना पानी के। आज मेरे पास पानी नहीं है, आज सरसों नहीं हो सकती। तो 50 ईयर पहले क्यों होती थी? तो सिंपल सी बात है कि तब सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा था। जैसे 1% जब ऑर्गेनिक कार्बन हो जाएगा ना वहाँ, तो आप सरसों की खेती करिए, सिंचाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक कार्बन से पानी का क्या कनेक्शन? कार्बन अपने वजन का 3 गुना पानी रोक लेता है। अच्छा, तो मैंने कहा जब 80 कुंटल कार्बन हो गया खेत में 1 एकड़ में, तो इसका मतलब है कि 300 लीटर पानी वहां पर, मतलब 250 लीटर पानी। अरे 250 कुंटल पानी, और 250 कुंटल पानी का मतलब है कि पानी वहां 10% है सॉइल में। कोई भी प्लांट 9% अगर पानी सॉइल में, 8% पानी है तो सूखता नहीं है। अच्छा, सॉइल में अगर 8% मॉइस्चर है तो प्लांट का काम चल जाता है। ओके। और इस जमीन के ऊपर 12% से कम कभी ह्यूमिडिटी होती नहीं है। यानी जमीन के ऊपर 12% पानी है और जमीन के नीचे 8% पानी है और जमीन में कार्बन है, तो ओस्मोसिस का क्रिया होती है। ओके। ये एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाती है कार्बन के ऊपर। ओके। कार्बन खुद ही पानी को खींचता है। हाँ। नीचे से जड़ लेती है, पत्तियां इवेपोरेट करती हैं, ऊपर से पानी मॉइस्चर नीचे जाता है। जंगल में यही तो चल रहा है। हाँ। आप अपने खंडवा में, खरगोन में किसी टॉप चट्टान पर जाइए जहाँ पेड़ खड़े हो, हाँ। वहाँ भी देखेंगे मिट्टी तो साली 2 ही फुट है। हाँ। यहाँ पानी कौन लाता है? हाँ, लेकिन वहाँ गर्मियों में हरा बना वहाँ जाता पर 2% है। तो वो मैंने क्या बोला, अगर आदमी समझदार हो ना, तो नेचर ने कभी कहा ही नहीं कि तुम नहर बनाना, तुम ट्यूबवेल लगाना ना, नो, कुछ नहीं जरूरत है। आप इंसान समझदारी के साथ प्रकृति में रहेगा तो धरती माता आपका कोई कमी नहीं होने देगी। लेकिन हम माता की हैसियत को नहीं जानते हैं, और माता की हैसियत जितनी है उससे ज्यादा कुछ चाहत रखते हैं। तो फिर मैं माता के, मतलब प्रकृति की व्यवस्था में कुछ सेंधमारी करता हूँ। तो अभी तो हम लोग सब सेंधमारी कर रहे हैं, और सेंधमारी का दुष्परिणाम है कि इंसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ। जेब में पैसे तो हैं, हाँ। लेकिन चेहरे पे मुस्कान नहीं है। सही बात, ठीक है ना। सर एक सवाल और रह गया था कि जैसे गोबर का खाद है, उसको हमको कंपोस्ट बनाना है ना, तो क्या हम उसमें पहले जमीन पे उसका बेड बना करके और उसमें जीवामृत डाल देंगे तो कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? अब फिर सुनना जी। सोशल मीडिया पर देश के किसान को बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इतना ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। मैंने बोला कि इंसान को जो करना है वो करे। आप कंपोस्ट मत बनाइए। अच्छा। आपने गोबर, कूड़ा करकट इकट्ठा किया और फर्श पर मत डालिए। प्राचीन जमाने में, पहले आज के 70 साल पहले, जहाँ गोबर और कूड़ा करकट हम डालते थे, वहाँ एक डिश नुमा एक गड्ढा बना। हाँ, गड्ढा होता था, राइट। वही तरीका है। अच्छा। एक गड्ढा बनाइए और गड्ढे में सब डालिए। गड्ढा बेसिकली अगर पेड़ के नीचे हो तो वेल एंड गुड,
क्योंकि छाया रहेगी तो मॉइस्चर का लॉस कम हो। और अगर आपको कुछ पानी वानी मिल जाता है महीने में 2 महीने में, तो थोड़ा सा 150 लीटर पानी उसके ऊपर छिड़क दीजिए। वो नेचुरली, जैसे हम सोचें कि मैं यहाँ पर 10 कुंटल भूसा डालूं और इसको जीवामृत डाल के बेस्ट डिकम्पोजर डाल के सड़ाऊं, नहीं सड़ा पाए। अच्छा। दुनिया की कोई ताकत किसी पदार्थ को नहीं सड़ा सकती। अच्छा। ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। आप नेचुरल विधि में जाएंगे वो डिकम्पोज होगा। नहीं, हमारे पिताजी डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं, ये डाल दो वो सड़ जाएगा, वो डाल दो सड़ जाएगा, पराली में ये छिड़क दो सड़ जाएगा, बिल्कुल झूठ बोलते। अच्छा। क्योंकि किसान अध्ययन करता नहीं है। हाँ। किसान ने 1 एकड़ में ये लिया सड़ाने वाला और यूं यूं स्प्रे मारा, जुताई कर दिया, फिर वो सोचता है सड़ गया। हाँ। वो सोचता है सड़ गया, सड़ा नहीं है वो। सड़ाने का काम जब तक सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा और बेनिफिशियल जीवाणु नहीं होंगे तब तक कोई चीज विघटित नहीं होगी। जैसे हम बर्फ में जाकर के मर जाएं और बर्फ में जो आदमी पड़ा है उसको कोई कहे कि वहां हम इसको ऐसा बैक्टीरिया डाल देंगे सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा। सड़ना ही नहीं कभी। उसको अगर सड़ाना हो किसी डेड बॉडी को तो वो लाइए जरा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -10 पे कोई सड़ेगा क्या? नहीं। जैसे कार्बनिक पदार्थ है, बिना मॉइस्चर के सड़ेगा क्या? क्योंकि जहाँ मॉइस्चर नहीं है वहाँ बैक्टीरिया फंक्शन में नहीं है। तो उस पर पानी छिड़कते रहेंगे तो भी नहीं सड़ेगा, मॉइस्चर बना के मतलब आप क्या करने लगे? मैंने बोला गड्ढा खोद दीजिए, गड्ढे में सारी चीजें डाल दीजिए, ऊपर से मल्चिंग कर दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि वहां पर हमने जीवामृत डाल दिया। लेकिन आप सोचो फर्श पर आप पानी छिड़कते रहेंगे, पानी की मैंने बात है, पानी की तो क्राइसिस है। और आपको कौन सा 1 कुंटल सड़ाना है? आपको तो सैकड़ों कुंटल सड़ाना, हजारों कुंटल सड़ाना ना। पानी कहाँ आपके पास? पानी का मिसयूज नहीं करेंगे। इसलिए जब हमने मिट्टी में ट्रेंच मार दी, गड्ढा खोद दिया पेड़ के नीचे, तो वहां इधर से भी माइक्रो फंक्शन में, इधर से फंक्शन में एयर पास हो रही है और वाटर का लॉस कम हो रहा है। तो जो चीज सड़ाने वाली उसको ट्रेंच में डालिए, ओपन में मत डालिए। तो वहां पर जो सड़ा हुआ खाद होता है गड्ढे के अंदर, जब उसको हम खेत में डालते हैं तो वहाँ गोबरेला और इस टाइप के बहुत सारे जीव आ जाते हैं। क्या दिक्कत है? वो फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसने कहा? हमको तो इसमें भुक्तभोगी है ना सर, इस साल काफी प्लांट मरे उसकी वजह से। देखिए आप, मैं आपको सिंपल बताऊं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 70 सालों तक किसान को चूतिया बना रहे हैं। कैसे? दीमक लगी है क्या? हाँ साहब, क्लोरोपाइरीफास डालो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे दिमाग में भर दिया गया दीमक नुकसान करती है। दीमक कभी लिविंग टिश्यू को नहीं खाती, वो डेट को ही खाती। गुबरैला तो केवल गोबर खाता है। अच्छा। और सुनिए, सनातन में जब जाएंगे ना तो ये जितने भी जीव के नाम बताओ जो आपको डैमेज करते हैं। डैमेज करते हैं या आप सोच रहे हैं? डैमेज करते नहीं, आप सोच रहे हैं ऐसा। जैसे चिड़िया मटर की फलियां खाती है। मेरे खेत में 100 चिड़िया आती है, मटर पकने वाली है, चिड़िया खा रही है। ये मैंने देख लिया। चिड़िया जब आपकी मटर में लगने वाले इंसेक्ट को डैमेज कर रही थी, इंसेक्ट का मैनेजमेंट कर रही थी, तब आपकी आंखों में चश्मा लगा था? वो तो आपने घटना नहीं देखी। तो इस यूनिवर्स में परमात्मा की जो माया है वो समझ लीजिए मनुष्य की दुश्मन नहीं है। मनुष्य हंसते मुस्कुराते प्रकृति की व्यवस्था को केवल ठीक करे, बकाया सब परमात्मा का काम है। मैंने जंगल का उदाहरण नहीं दिया। जंगल में भी तो गोबरैला है, जंगल में भी तो सब कुछ है, लेकिन वहाँ क्या है? मैनेजमेंट है। जो हम जिनको मैं शत्रु समझता हूँ, शत्रु को मैनेज करने वाले भी कुछ इकाइयाँ हैं। यहाँ क्या किया मैंने, जब अब मैनेजमेंट जो परमात्मा का मैनेजमेंट था वो मनुष्य ने अपने हाथ में ले लिया। हे ईश्वर, तू मूर्ख है, मैं दीमक को मारूंगा, मैं इल्ली को मारूंगा, मैं माहू को मारूंगा, मैं चूहे को मारूंगा, चूहा नुकसान करता है। क्या हुआ? मैं तो कहता हूं कि इंसान की औकात मच्छर मारने की तो है नहीं। इंडिया का हर आदमी हर रोज अपने कमरे में ऑल आउट जलाता है, लेकिन आप बारीकी से देखना कि जब ऑल आउट जल जाती है तो
कभी ध्यान से सुनना, हाँ। क्योंकि मैं चद्दर ओढ़ के सो जाता हूँ। हाँ। रियलिटी क्या है कि ऑल आउट की खुशबू से मच्छर दरवाजे की सांस से बाहर निकल जाता है। हाँ। वो हमसे ज्यादा समझदार है। वो क्या कहता है कि बेवकूफ तूने जलाई है, तू ही सूंघ, मैं तो जा रहा हूं। हमको किसी भी इकाई को नहीं मारना, हाँ। हमको प्रकृति की व्यवस्था में जो काम करना है वो करना है। सबको दुनिया में जीने का अधिकार है। हाँ। कभी ऐसे सोचना कि जिन चीजों को मैं दुश्मन मानता हूँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा बेवकूफ है। मैं जितने पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन ये कहेगा कि परमात्मा बेवकूफ है, तो कोई नहीं कहेगा। हिम्मत है तो कोई कहे कि परमात्मा बेवकूफ है। अब जब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तो ये मानो कि परमात्मा बेवकूफ नहीं है। परमात्मा सबसे ज्यादा होशियार है। तो परमात्मा ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो मनुष्य की दुश्मन। हाँ, मनुष्य बेशक इस कलयुग में मनुष्य सबका दुश्मन बन गया। ये धरती का दुश्मन, पानी का दुश्मन, जंगल का दुश्मन, सांप का दुश्मन, बैल का दुश्मन, गाय का दुश्मन, सुअर का दुश्मन। परमात्मा की व्यवस्था से जो आप दुश्मनी निभा रहे हो ना, उसी के परिणाम है कि कागज के नोट तो तुम छापो रिजर्व बैंक में, खूब छापो, खूब भर लो गड्डी, लेकिन सांस नहीं मिलेगी। ठीक है ना? सही है। कोई दुश्मन नहीं है। तो वो जो गोबर है उसको अगर हम सड़ाए नहीं और फिर डायरेक्ट ही खेत में डाल दें, वहीं सड़ जाएगा फिर? क्या ऐसा नहीं? डायरेक्ट खेत में नहीं डालना। अच्छा, उसका क्या आपके रीजन? यहाँ तो पानी की बहुत कमी है। हाँ, कमी है। जब आपने गड्ढे में डाला, हाँ, या आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि एक बार पानी का स्प्रे मार करके टाट ढक करके मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हो। अभी गोबर, इतना बड़ा गोबर का ढेर आप खेत में डालोगे जहाँ मॉइस्चर नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं होना। और फिर बारिश आएगी तो बारिश में बह के बाहर चले जाएगा। राइट। इसलिए यहाँ डिकम्पोज हो जाने दो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेगा। जब सड़ जाए तब बारिश के सीजन में खेत में ले जाओ, बिखेरो, जुताई कर दो। डाल के भी मत आना। हाँ, उसको मिट्टी में मिला दें। हाँ, क्योंकि रनाब जब पानी बरसेगा ना जून में, जुलाई में, और अगर थोड़ा सा भी स्लोप है और मेड़बंदी नहीं है तो ये समझ लो पूरा बह के निकल जाएगा, नाले में चले जाएगा। ये होता है, सही बात। हाँ। आज देश का किसान लगभग ऐसे ही कर रहा है। हाँ। मेड़ है नहीं। हाँ। खेत में 1% का स्लोप है। हाँ। बेचारा 4 ट्राली बैलगाड़ी या 4 ट्रैक्टर की ट्राली गोबर की खाद खरीद के डाल के आया था। हाँ। और फिर ताश खेल रहा था गांव में। 28 जून को मूसलाधार बारिश हुई, पूरा बह के भाग के ले गई। पूरा बह गया। और मैं खेती में कहता हूँ, खेती में निवेश की नहीं, खेती में सबसे बड़ा निवेश है आपका अपना दिमाग। अगर खेती में किसी किसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, प्रकृति की व्यवस्था के विरोध में कोई काम ना करना, प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना ही धर्म है। और प्रकृति की व्यवस्था को तलांजलि दे करके, उसको डिसओबे करके और अपने हिसाब से सोचना, यही है धर्म है। जैसे धर्म धर्म का भेद अगर है ना, तो सिंपल सा है, परमात्मा ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करिए, यही धर्म है। परमात्मा के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना ही अधर्म है। तो आज की तारीख में तो सारी दुनिया ने परमात्मा का रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिया। सही है। उसके बाद कुंभ नहा रहे हैं, मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, भोज करा रहे हैं, कन्या भोज करा रहे हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर सिर्फ आडंबर हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होता है कि प्रकृति की व्यवस्था को जैसा एज इट इज, जैसी है, कम से कम वैसी ही बनी रहने दो। और अगर आप चूंकि माली हैं इस धरती के, परमात्मा ने तो अपेक्षा की है कि इस व्यवस्था को और खूबसूरत बनाओ। तो जो प्रकृति की व्यवस्था को खूबसूरत बनाने का कर्म करेगा वो सतगति को प्राप्त होगा। और जो प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ेगा उसकी दुर्गति होनी ही होनी है। आडंबर कितना भी कर ले इंसान,
परमात्मा बेवकूफ नहीं है, लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा तब लांघते हैं जब हम ईश्वर को भी बेवकूफ समझते हैं। जैसे आज की तारीख में हम सब लोग लगभग ईश्वर को तो चूतिया ही समझते हैं ना। कैसे? जरा यज्ञ कराइए, पंडित जी ने कहा हवन होगा, 5 किलो घी लगेगा। आप किसी बनिया की दुकान पे जाइए, बोले हवन वाला घी दे दो। अपने लिए जब घी खरीदते हो ना भाई साहब, हाँ तो अच्छा वाला खरीदते तो ठोक बजा के लाते हो, चाहे 1200 रुपए किलो मिले अपने लिए। लेकिन जब भगवान का नाम आया तो 280 रुपए किलो में घी मिल जाता है। ये क्या हुआ? भगवान भाव का भूखा है, हमारे भाव दूषित हैं और कुछ नहीं है। ये खेती क्या भाव की भूखी है। धरती के प्रति अपनी ड्यूटीज निभाइए, इसका दोहन मत करिए, इसको यूरिया डीएपी मत डालिए, इसमें पेस्टिसाइड मत डालिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ डालिए, पत्तियों को मत जलाइए, इसके नीचे का पानी मत लूटिए। अगर ये मसूर पैदा कर सकती तो मसूर ही बोइए, सोयाबीन मत बोइए। ये धार्मिक अनुष्ठान, और नहीं तो पूरी दुनिया धार्मिक अनुष्ठान करती रहेगी और फिर अभी पीने के पानी को जब तरस जाएंगे तो फिर वो विष्णु भगवान क्या कहेंगे, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी मेरा ध्यान नहीं रखा। तो मुझे कागज में देखते रहे ना बेटा, मैं समुद्र में था, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में था, मैं नदियों में था, और तुम कैलेंडर में ढूंढते रहे। कैलेंडर में। चलिए और कोई प्रश्न? बस सर, लगभग सभी प्रश्न हमारे हो गए और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। चलिए नमस्कार। नमस्कार।